हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि ये आपका पार्ट फर्स्ट है 2021 प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, वैसे ये मैगजीन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाकर आप लोग इस मैगजीन्स को ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा। बट यहाँ पे मैं जितना कंप्लीट करा पाऊँगी, मुझे लगता है कि जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स को मैं पहले पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के तहत देखने वाले हैं जितने भी स्कीम्स हैं, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चंस तो आपके बनेंगे ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी स्कीम्स हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्कीम्स वगैरह होते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत आयुष्मान सहाकार स्कीम। एक्चुअली इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लीजिए। यहाँ पे प्रोविज़न है कि अफोर्डेबल और हॉलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। हॉस्पिटल के माध्यम से हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि आयुष्मान सहाकार स्कीम है, नाम से ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू जो है आपको यहाँ पे सारे अफोर्डेबल और हॉलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो आयुष फैसिलिटी है, जिसके तहत आपका योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें आती है, उसकी भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ असिस्ट किया जाएगा, जिससे कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसकी भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल हो पाए। और साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसमें भी आप देखो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो पूरी तरीके से ये याद रखना है कि आयुष्मान सहाकार स्कीम में कौन यहाँ पे आगे निकल कर आए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू हेल्थ केयर में आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इसकी एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि किसी स्टेट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत अगर रजिस्टर्ड है, तो वो यहाँ पे हमारे देश में है, रजिस्टर्ड हमारे देश में है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है कि वो इस तरीके का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें साइलेंट फीचर्स क्या है, तो यहाँ पे जो स्कीम है ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस के तहत है और फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे निकल कर आई है एनसीडीसी, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि पूरी तरीके से हॉलिस्टिक, कहने का मतलब है कि चारों तरीके से यहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एजुकेशन सेक्टर्स में यहाँ पे ध्यान देंगे और सारी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू हेल्थ केयर एंड रिलेटेड टू एजुकेशन। साथ ही एनसीडीसी की बात करें तो इसको एक कानून के द्वारा बनाया गया है, तो ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, लेकिन ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत। इसकी फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन अब तक आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंस करना है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को, साथ ही इसी के तहत प्लानिंग की जाएगी, प्रमोट किया जाएगा, इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। एनसीडीसी अगर आयुष्मान सहाकार फंड अगर हम लोग देखें, तो ये जो है एनसीडीसी, वो जो टर्म्स है लोन का 10,000 करोड़ का, ये भी आपका रखा गया है प्रोस्पेक्टिव आयुष कोऑपरेटिव्स के लिए, जिसमें कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के द्वारा इसको फॉर्म किया जाएगा। कोई भी स्ट्रीम में हो, मेडिसिन के जैसे कि आयुष के हो या फिर कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, तो उनके द्वारा यहाँ पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है उनके द्वारा फॉर्म किया जाएगा। और 10,000 करोड़ तक का आप देखो कि यहाँ पे आपका लोन रखा गया है आयुष्मान सहाकार फंड के तहत। इसके आगे आते हैं वर्किंग कैपिटल और मार्जिन मनी, ये भी आप लोग देख सकते हो कि ये भी रखा गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन रखा गया 1%, जो कि विमेन मेजोरिटी अगर कॉपरेटिव्स है तो उसमें सरकार आगे निकल कर आ रही है, और इंटरेस्ट सबवेंशंस रखा गया है 1% का। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि हेल्प किया जाता है 1% से जितने खर्च हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और उसमें विमेन की नंबर्स ज़्यादा है इस सोसाइटी में, इट मीन्स कि ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें विमेन की नंबर ज़्यादा है, तो उसमें जो फंड्स दिए जाएंगे उसमें 1% जो है सरकार यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशंस के रूप में मदद कर रही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लोन पीरियड अगर हम लोग देख रहे हैं तो पीरियड ऑफ लोन कितना है, तो ये 8 ईयर्स का होगा, जिसमें से 1 और 2 ईयर्स मोराटोरियम है। यहाँ पे छूट दी जाएगी 1 से 2 साल का, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में जो पे करना होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और साथ ही इस स्कीम से क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी यहाँ पे आपका प्रमोट हो पाएगा। जितने भी मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं अगर वो इस तरीके का काम करना चाहते हैं तो ज़रूर आगे निकल कर आ पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका ये रिविजन सीरीज़ चल रहा है और प्रीलिम्स बहुत पास है, ओनली 20 डेज़ बचे हुए हैं। तो चलिए जितना मैं यहाँ पे आप लोग की हेल्प कर सकती हूँ उतना कर सकती हूँ, उतना कर पा रही हूँ तो कर रही हूँ। ओके, चलिए आते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये पीएम किसान है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है सारे लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर्स फैमिली को।
ऐसे फार्मर्स को जिनके पास ज़मीन है। अब ज़मीन चाहे कितनी भी है ये मतलब नहीं होता, लेकिन सारे लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर्स फैमिलीज़ को यहाँ पे एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पीएम किसान लाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सप्लीमेंट फिनेंशियल नीड्स ऑफ फार्मर्स, जो कि यहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स को वो खरीदते हैं। जैसे आप देखते हो कि किसी भी एक फसल को उगाने के लिए वो बीज खरीदते, फर्टिलाइज़र खरीदते, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए खर्च होता है, तो इसके लिए सरकार उनको एक इनकम सपोर्ट दे रही है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% फंड जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनकम सपोर्ट यहाँ पे 6000 दी जा रही है पर ईयर, एक साल में 6000 मिलेगा, जो कि सारे लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर्स फैमिली को दी जा रही है, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इट मीन्स कि 2000 हर एक 4 महीने में दी जाएगी, तो 6 महीना आपका एक साल में हो गया। फंड डायरेक्टली ये ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि डीबीटी मोड का यूज़ किया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और ये डायरेक्ट जो एलिजिबल फार्मर्स है उनके अकाउंट में सरकार के द्वारा ये भेज दिया जाएगा। फार्मर्स जो है वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वो भी फार्मर्स कॉर्नर के थ्रू, जो कि एक पोर्टल बनाया गया है, उसमें खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तब उनको डीबीटी के थ्रू ये मनी मिल जाएगा। डेफिनेशन अगर फैमिली का देखें तो फैमिली के डेफिनेशन में रखा गया है कि हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन होंगे तो उस फैमिली को यहाँ पे दी जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे जो जो बेनिफिशरीज फार्मर्स फैमिलीज़ है उनको आइडेंटिफाई करने का जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा गया है वो राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरीज़ के पास है। बेनिफिट यहाँ पे सिर्फ उन्हीं फार्मर्स फैमिलीज़ को दी जाएगी जिनका नाम यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड में इंटर्ड है। ये भी एक यहाँ पे की पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि जो लैंड रिकॉर्ड होता है उनमें उनका अगर नाम इंटर्ड है कि हाँ उनके नाम पे ज़मीन है, तो वैसे किसानों को यहाँ पे दिया जाएगा, एक्सेप्ट जो फॉरेस्ट डीलर्स है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं, झारखंड के हैं, जिनका अपना खुद का ही प्रोविजंस है लैंड रिकॉर्ड का, तो ये भी ध्यान रखना है। सारे जो पीएम किसान बेनिफिशरीज हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड्स दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि फार्मर्स जो है वो लोन ले पाएंगे इजी तरीके से बैंक से। इससे क्या हो पाएगा कि सारे जो इस तरीके के फार्मर्स हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन ले पाएंगे वो क्रॉप और एनिमल या फिर फिश रियरिंग के लिए। पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो फर्स्ट एनिवर्सरी हुआ था, यानी कि 1 साल कंप्लीट हुआ था पीएम किसान का लॉन्च करने के बाद, तो 1 साल के बाद यहाँ पे ऐप भी आ गया है। इस ऐप में क्या है कि अब किसान जो है वो अपनी स्टेटस देख पाएंगे अपनी एप्लीकेशंस का, उनको ये सारी चीज़ें देख पाएंगे कि हाँ आधार कार्ड से लिंक होगा और वो जितना उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो सारी चीज़ें उनको अपने ऐप में दिखेगा। इस स्कीम से क्या है, यहाँ पे आप देखो कि जो क्राइटेरिया है सर्टेन कैटेगरी ऑफ फार्मर्स के लिए वो इसको बाहर रखा गया है। इट मीन्स कि इस स्कीम में जो कुछ ऐसे फार्मर्स है, यानी कि कहने के लिए फार्मर्स होते हैं बट उनके पास सारी सुख सुविधा होती है, तो वैसे फार्मर्स को इस कैटेगरी से बाहर भी रखा गया है। एक्सक्लूजन क्या है ये एक देख लीजिए, क्योंकि एक्सेप्शन भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सारे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, ठीक है, बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स हैं ना उनको यहाँ पे बाहर रखा गया है। फार्मर फैमिलीज़ जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स अगर इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि फार्मर्स फैमिली है लेकिन उनके एक मेंबर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है तो उनको नहीं मिलेगा, या फिर कोई मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, पहले रह चुके हैं या फिर अभी है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली में हो, कहीं पर भी हो, उनको नहीं मिलेगा। ऑल सर्विंग और जो रिटायर्ड ऑफिसर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हो, उनको नहीं मिलेगा। ऑल यहाँ पे सुपरएन्यूटेड या फिर रिटायर्ड पेंशनर है जिनकी मंथली पेंशन 10,000 या फिर इससे ज़्यादा है तो उनको नहीं मिलेगा। साथ ही सारे पर्सन्स जो कि यहाँ पे इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर लास्ट असेसमेंट ईयर में उन्होंने इनकम टैक्स पे किया है तो फिर वैसे लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा। और चाहे कोई प्रोफेशनल्स हो, यानी कि फार्मर्स फैमिली से कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इन सारे लोगों को यहाँ पे इस तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इट मीन्स कि आप समझो कि वो वैसे फैमिलीज़ को मिलेगा जिनके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है इनकम का, ज़्यादा सोर्स नहीं है इनकम का, और उनकी पूरी तरीके से फैमिली और उनका लाइवलीहुड डिपेंड है किस पे, फार्मिंग में, तो इसलिए उनको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो एफपीओज़ के बारे में इस बार पूछा जा सकता है। 10,000 एफपीओज़ जो है ये 5 ईयर्स में आपका फॉर्म किया गया है। 2019 से लेकर 2024 तक का ये हमारा टारगेट है कि 10,000 एफपीओज़ यहाँ पे फॉर्म करना है, जिससे कि जो यहाँ पे फार्मर्स की इकोनॉमीज़ है उसको हम लोग और बेटर कर सकें। हर एक एफपीओ को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा जो कि 5 साल तक अगर कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि बेनिफिशरीज़ कौन है, तो इसमें सारे फार्मर्स आएंगे, स्मॉल, मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स भी जो है वो यहाँ पे एफपीओ में आ सकते हैं। साइलेंट फीचर्स देखते हैं। अगेन इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट मीन्स कि 100% जो फंड है इस स्कीम के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। एफपीओ कहने का मतलब है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो गए। साथ ही साथ फार्मर कोऑपरेटिव्स भी है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, जो स्टेट गवर्नमेंट के तहत है, उसमें अगर रजिस्टर्ड होंगे तो उनको हम लोग एफपीओ कहेंगे। तो कौन कानून के तहत इनको रजिस्टर्ड होना होगा, एक तो कंपनीज एक्ट के तहत और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
कि नाबार्ड है, नाफेड है, तमिलनाडु SFAC है, तो ये सारे हैं जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ जो है वो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटअप करेंगे, वो भी स्टेट लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे। साथ ही साथ नाफेड है जो कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड FPOs को फॉर्म करेंगे, जो कि यहाँ पे नेसेसरी होगा कि उसको आगे चल के मार्केट से या फिर एग्रीकल्चर वैल्यू चेन से उसको लिंक किया जाएगा। फाइन। उसके बाद फिनेंशियल असिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो FPOs जो है उनको फिनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, पैसे के रूप में मदद भी किया जाएगा 18 लाख पर FPO को, वो भी कब तक, तो पीरियड ऑफ 3 ईयर्स तक। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। साथ ही इनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड भी है, ये भी मेंटेन किया जाएगा। और इसको कौन मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे नाबार्ड है और NCDC है। फाइन, तो ये चीज़ें याद रखनी है। देखिए इनिशियली कहा गया है कि कितने FPO में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ फार्मर्स होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर्स ऑफ जो मेंबर है FPO में वो प्लेन वाले एरिया में 300 होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन में ये 100 होना चाहिए। ठीक है। FPO जो है वो यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी यहाँ पे प्रमोट करेंगे। ऑब्वियस है कि यहाँ पे वो फार्मिंग सेक्टर्स की जितनी भी चीज़ों है उनको ये प्रमोट करेंगे, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी ये प्रमोट करेंगे। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं PM फसल बीमा योजना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है PM फसल बीमा योजना का, इसका एम है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन यहाँ पे सपोर्ट करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और कैसे, तो फसल बीमा योजना है, इट मीन्स कि ये इंश्योरेंस स्कीम है क्रॉप्स के लिए। तो फिनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जाएगा वो वैसे फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी जिनकी फसल यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है या फिर डैमेज आ गया है किसी भी कारण से। जैसे आप देखते हो डिजास्टर्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, चाहे ड्रॉट आ गई या फिर फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गए, तो ये सारी चीज़ों से आप देखते हो साइक्लोन के कारण भी कई सारे ऐसे फसल है जो कि बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही इस हिसाब से क्या होगा कि यहाँ पे जो क्रॉप लॉस होंगे और डैमेजेस होंगे उनके लिए फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मेनली ये आपका जो PM फसल बीमा योजना लाया गया है फार्मर्स की जो इनकम है ना उसको स्टेबलाइज करने के लिए, और साथ ही साथ किसानों को यहाँ पे इंकरेज करने के लिए भी कि अगर उनको पैसे दिए जाएंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, तो ऑब्वियस है कि किसान यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अपनाते हैं, कुछ नए तरीके से यहाँ पे इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं। साथ ही जो क्रेडिट वर्दीनेस है फार्मर्स की उनको इंश्योर किया जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसल लगाने की बात की जाएगी। हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा और कंपटीशन भी इंक्रीज़ होगी अगर हम लोग फार्मर्स को इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिशरीज कौन है, सारे फार्मर्स हैं जो कि शेयर क्रॉपर है और टीनेंट फार्मर्स भी है जो कि एक नोटिफाइड क्रॉप जो है किसी भी नोटिफाइड एरिया में वो यहाँ पे उगा रहे हैं। ये कंपलसरी था, देखिए ये पहले कंपलसरी था जितने भी लोनी फार्मर्स है, इट मीन्स कि जो लोन लेकर रखे थे किसान, तो उनकी अगर फसल बर्बाद हो जाती थी तो वो कहीं से भी ऐसे नहीं बचते थे उनकी हालत की वापस से वो अपनी लोन रिपेमेंट कर सके। तो सुसाइड केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए पहले लोनी फार्मर्स के लिए था, लेकिन बाद में जो है ये आप देखो कि वॉलेंट्री रख दिया गया सारे फार्मर्स के लिए, जिसमें कि लोनी फार्मर्स भी आते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि ये सिर्फ लोनी फार्मर्स के लिए है तो ये गलत हो जाएगा, सारे फार्मर्स के लिए। और वॉलेंट्री है, ये मैंडेटरी भी नहीं है। साइलेंट फीचर्स अगर हम लोग देखें तो ये फसल बीमा योजना जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इट मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। कवरेज ऑफ क्रॉप अगर हम लोग देखें तो फूड क्रॉप्स है जिसमें कि आपका सीरियल, मिलेट्स, पल्सेस भी है, ऑयल सीड्स है, कुछ एनुअल कमर्शियल और एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। साथ ही कुछ पायलट कवरेज भी किया जाएगा, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ कुछ महीने के लिए जो भी यहाँ पे क्रॉप्स है उसको भी रखा जाएगा। जैसे बेसिक आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या कवर किया जा रहा है, एड ऑन कवरेज क्या है, जनरल एक्सक्लूजन क्या है। कवरेज है यहाँ पे कि ये सारी मैंडेटरी है, इट मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई भी फसल बर्बाद होते हैं, जैसे सूखा हो गया, ड्राई स्पेल हो गया, फ्लड है, वाइड स्प्रेड अगर पेस्ट अटैक हो जाता है, डिजीज़ अटैक हो जाती है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, नेचुरल फायर यानी कि आप देखते हो कि बहुत सारे जंगलों में आग लग रहा है या फिर फसल में आग लग जाती है, हेल स्टॉर्म्स होते हैं या फिर साइक्लोन आ रहा है, स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, इन सब के कारण भी अगर यहाँ पे किसी भी कारण आप देख सकते हो कि अगर फसल बर्बाद होती है तो ये कवर किया जा रहा है। एड ऑन कवरेज क्या है, चूँकि ये मैंडेटरी नेचर नहीं है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है। अब जैसे देखिए आप उड़ीसा में साइक्लोन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा फसल बर्बाद होते हैं, अब वही राजस्थान में आप देखो तो पानी की कमी के कारण बर्बाद होते हैं, बिहार में देख लो तो पानी की ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे फ्लड के कारण बर्बाद होते हैं। तो इसलिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ को भी रखा गया कि वो यहाँ पे कमिटी के साथ अपनी बातों को शेयर करके वो और भी अगर कुछ रिस्क को इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही जनरल एक्सक्लूजन क्या है, देखिए एक्सक्लूजन भी रखी गई है कि मान लीजिए कि वॉर लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है, न्यूक्लियर रिस्क लाइक सिचुएशन हो जाती है, कोई मैलिशियस डैमेज हो रहा है या फिर कोई अदर जो कि हम लोग रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसी ही जो रिस्क है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वैसी चीज़ों को, वैसे ही सिचुएशंस को बाहर रखा गया है।
और यहाँ पे आप लोग रेट देख लो, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और यहाँ पे कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी है। खरीफ क्रॉप के लिए 2% यहाँ पे जो है ये प्रीमियम देना पड़ेगा और साथ ही साथ 1.5% का यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ेगा रबी क्रॉप के लिए। कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप जिसमें कि एनुअल और पेरेनियल भी है, तो ये 5% का यहाँ पे प्रीमियम देना होगा। तो इतने यहाँ पे खर्च करने होंगे किसानों को, तभी जाकर उनको इस तरीके का इंश्योरेंस मिलेगा। सेंट्रल सब्सिडी भी यहाँ पे देने की बात की गई है, जो कि 50-50% में ये आपका शेयर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इंश्योर्ड सम्स ऑफ जो क्रॉप्स है, यानी कि स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरी है, वो यहाँ पे कुछ और भी स्केल ऑफ फाइनेंस को चूज़ कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू को भी चूज़ कर सकते हैं, जितना वो एमएसपी देते हैं, यानी कि यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो देते हैं उस हिसाब से भी वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योर किया जाएगा कि मैक्सिमम कवरेज हो। इस इंश्योरेंस में आप देखो कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेन फार्मर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको कवर किया जाए। साथ ही साथ ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है, इनकी एलोकेशन ऑफ बिजनेस जो है वो 3 इयर्स के लिए डन किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो बस इतनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं ई नैम है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये भी देख लेते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव यही है कि जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी को प्रमोट करनी है, जिससे कि जो फार्मर्स की ऑप्शंस है, इट मीन्स कि आप लोग देखो कि ऐसा मार्केट हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले किसानों को, तो किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होता है कि वो किसके पास अपनी फसल को बेचें। लिबरल यहाँ पे लाइसेंसिंग देनी है ट्रेडर्स को, बायर्स को, और कॉमन एजेंट्स रखना है। एजेंट्स यहाँ पे कॉमन होंगे। 1 लाइसेंस होगा फॉर ए ट्रेडर वैलिड अक्रॉस ऑल द मार्केट, यानी कि एक ही लाइसेंस होगी सारे मार्केट में, ये आपका वैलिड होगा। साथ ही जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, उसको भी मेंटेन करना है। सिंगल पॉइंट लिवाई ऑफ मार्केट फ़ीस है, यानी कि एक जगह होगा जहाँ पे मार्केट फ़ीस दी जाएगी, लगाई जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेबल प्राइस प्रमोट किया जाएगा कि जो भी यहाँ पे फसल है उनकी प्राइस स्टेबल रहे। ऐसी नहीं कि आज 16 रुपीज़ की है तो कल 36 रुपीज़ की हो जाए। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी जो होती है प्राइस में, उसको कम किया जाएगा। साथ ही सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ की प्रोविजंस रखी जाएगी नियर जितने भी सेलेक्टेड मंडीज़ हैं। अगर इनकी साइलेंट फीचर्स देखें तो अगेन इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। 100% फंड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आएगी। और साथ ही साथ जो एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है, उससे भी फंड यहाँ पे आपका ई नैम में दिया जाएगा। ई नैम पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। पैन इंडिया कहने का मतलब है कि हमारे देश के कोने कोने में ये आपकी स्कीम्स को पहुँचाया जाएगा। और साथ ही साथ स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर जो कंसोर्टियम है, वो यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है कि लीड एजेंसी है जो कि इस ई नैम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी नोडल एजेंसी होती है जो कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। और साथ ही साथ अभी तक हम लोग देखें तो 1000 मार्केट, 18 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में इसको लिंक किया गया है ई नैम से। लेकिन इस बार जो बजट है 2021 और 2022 का, इसमें यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि 1000 और मंडीज़ है जिनको यहाँ पे लिंक किया जाएगा सारे स्टेट से। कोविड-19 के टाइम में आप देखो तो ई नैम प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ था इसके लॉन्च होने से। तो यहाँ पे वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल भी है, साथ ही एफपीओ ट्रेडिंग मॉडल भी है। तो यानी कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे अपनी ट्रेड कर सकते हैं जितनी भी उनकी प्रोड्यूस किए गए फसल हैं। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। साथ ही साथ अब आप लोग देखो कि ई नैम इज़ नाउ डेवलपिंग एज प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म है। इट मीन्स कि एक डिजिटल इकोसिस्टम बन रहा है जहाँ पे जो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के जो एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ पे बहुत सारे तरीके से एग्री वैल्यू चेन में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब यहाँ पे आप देखो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। कवरेज है, इन्वेस्टमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी में। साथ ही साथ यहाँ पे हर खेत को पानी मिले। पानी की कमी के कारण बहुत सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी है। इंटीग्रेट करना है वाटर सोर्सेज को, जहाँ से वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इफ़िशिएंट यूज़ हो रहा है। ऐसा हो सके कि जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम अवेलेबल होता है और कहीं कहीं पे आपको पानी की बर्बादी भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये आपका स्कीम लाया गया है। ऑन फार्म जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है, बेटर तरीके से पानी को यूज़ करें, इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा। साइलेंट फीचर्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इरिगेशन की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस है कि इरिगेशन अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे इसको लाकर, तो स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प के बिना ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम भी है, जो कि यहाँ पे आप देखो जितने भी ऑनगोइंग स्कीम है उसको एक साथ जोड़ा जा रहा है। जैसे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट भी है, और वाटर बजटिंग जो है ये सारे सेक्टर्स में किया जाएगा, चाहे वो हाउस होल्ड हो, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रीज़ हो। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड भी इसको बनाया गया था इसके तहत, और नाबार्ड है जो कि यहाँ पे फंडिंग करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं इस स्कीम को। एक डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाई गई थी अगेन नाबार्ड के साथ,
जिसके तहत जो है स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप लोग देख लो कि इससे पहले जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम थे ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत है, और उसी के अलावा ये जो कृषि सिंचाई योजना है ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत है। यहाँ पे न्यू वाटर सोर्सेज को बनाने की बात की जा रही है। इट मीन्स कि माइनर इरिगेशन के थ्रू, चाहे वो सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो। यहाँ पे आपका सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम भी है जिसमें कि रिपेयर किया जाएगा वाटर बॉडीज़ को, रिनोवेट की जाएगी और रीस्टोर की जाएगी। कैरिंग कैपेसिटी जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज का है उसको स्ट्रेंथन करना है, और कंस्ट्रक्शन भी करनी है रेन वाटर स्ट्रक्चर का। जैसे आप जल सिंचाई देख सकते हो, जल मंदिर है गुजरात का, खतरी खुल आपका हिमाचल प्रदेश का है, जाबो नागालैंड की है, एरी ये आपका तमिलनाडु का है, डोंग्स आसाम की है, कतास और बंदास उड़ीसा और एमपी का है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप है। ये आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत इसको देख सकते हो। इसमें है कि एफिशिएंट तरीके से वाटर यूज़ करना है। जैसे आप देखो कि एक क्यारी में यहाँ पे आपके जो क्रॉप लगाए जाते हैं ना, तो जस्ट इसी के ऊपर ये पाइप लगाया जाएगा और जहाँ पे क्रॉप है बस वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है यहाँ पे आपका पानी दिया जाएगा, जिससे कि इरिगेशन होते रहे और पानी की जो यहाँ पे बर्बादी है वो कम हो। फाइन। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। मान धन योजना इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि धन, मान और धन की बात की जा रही है। सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, बट कैसे किसानों को? सारे किसानों को, सारे लैंड होल्डिंग किसानों को नहीं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। इट मीन्स कि ऐसे किसानों को जिनके पास 1 या 1 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है, तो वैसे किसानों को यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी उनके ओल्ड एज में। जिससे कि आप लोग देखो, जब तक तो किसान लोग की जब तक यहाँ पे हाथ पैर चलती है वो काम करते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे खेती नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बुढ़ापे में उनका कौन यहाँ पे मदद करेगा? उनको पैसे की फैसिलिटी कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए यहाँ पे सरकार के द्वारा किसान मानधन योजना लाया गया है। बेनिफिशरीज कौन है? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है। इट मीन्स कि जिनके पास 2 हेक्टेयर का, सॉरी मैं 1 हेक्टेयर कह दी थी, यहाँ पे 2 हेक्टेयर तक का लैंड है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी किसान उठ के आ जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे ये बेनिफिशरीज चाहिए, मैं बेनिफिशरीज हूँ यहाँ पे, तो उनको नहीं माना जाएगा। लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए अपने जो भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। अब बात आती है कि इंट्री एज क्या है मानधन योजना में। तो इंट्री एज आप देख सकते हो जो अटल पेंशन योजना का है 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक। एक्सक्लूजन क्या है, कौन कौन इससे बाहर रखा गया है? फ्यू कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशरीज है जो कि जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छी है, तो उनको बाहर रखा गया है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है जो कि ऑलरेडी दूसरे स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इंक्लूड है। जैसे आप देखते हो कि सरकार के द्वारा बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाए हैं, अगर ये सारे फार्मर्स उनमें बेनिफिट ले रहे हैं तो फिर वो यहाँ पे मानधन योजना के तहत नहीं ले सकते। तो और कौन कौन से ऐसे स्कीम है? जैसे नेशनल पेंशन स्कीम लाया गया है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इसके तहत अगर ऑलरेडी वो यहाँ पे पेंशन का व्यवस्था कर चुके हैं तो फिर यहाँ पे दूसरी स्कीम में इनरोल होने से क्या फ़ायदा? यहाँ पे दूसरे फार्मर्स को यहाँ पे और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले कि वो सामने आए और उनकी ओल्ड एज में थोड़ी सी मदद हो जाए। सैलेंट फीचर्स है, देखिए पेंशन देने की बात की जा रही है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे? तो इस तरीके से याद रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पे काम है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, पेंशन प्रोवाइड करना, तो ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम आ जाता है। ये पेंशन स्कीम आपका वॉलेंट्री है क्योंकि इसको मैंडेटरी नहीं रख सकते, हर किसानों के लिए तो नहीं रख सकते ना, तो वॉलेंट्री है। अगर मन कर रहा है आपको, आप कोई भी और स्कीम्स के थ्रू फ़ायदा नहीं उठा रहे हो तो आप इस स्कीम में आ सकते हो, और कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर है। ये जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको फार्मर्स के थ्रू देखने को मिलेगा, ये 55 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ है जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, और डिपेंड करता है कि वो किस एज में इंटर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 18 ईयर्स में एज कर रहे तो 18 ईयर्स में अगर इंटर कर रहे तो ठीक है 55 रुपया ही आप कीजिए, लेकिन आप यहाँ पे 30 ईयर्स में अगर एंट्री कर रहे तो आपको हर महीने 200 रुपये तक तो यहाँ पे देना होगा, तभी आपको 60 साल के बाद उस हिसाब से पैसे मिले। बेनिफिशरीज जो है वो यहाँ पे वॉलेंट्री टू एग्जिट भी है, उनको अगर लगता है कि उनको इस स्कीम से बाहर निकल जाना है तो वो भी निकल भी सकते, लेकिन हाँ जब वो इंटर किए हैं तो मिनिमम पीरियड उनको 5 साल यहाँ पे रहना होगा, रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते रहना है 5 साल तक, तब उनके बाद उनको लगता है कि पैसे लेके निकल जाना है तो वो निकल सकते हैं। एश्योर्ड पेंशन कितना है? तो यहाँ पे 3000 पर मंथ तो दिया ही जाएगा जब 60 साल यहाँ पे किसानों की हो जाएगी तो, ठीक है। ये बात हुई। अगर फार्मर्स की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये एक आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपके बन सकते हैं। अगर मान लीजिए किसान के नाम पे यहाँ पे पेंशन स्कीम में वो हर साल जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे और उन्हीं की डेथ हो जाए तो क्या होगा? डेथ बिफोर द रिटायरमेंट डेट, मतलब कि एज भी आप समझ लो कि 60 साल से पहले ही अगर डेथ हो जाए तो जो इनके स्पाउस होंगे, इनकी वाइफ होगी, उनको यहाँ पे मिलेगा
रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस जो यहाँ पे उनको पे करना होगा जब तक इनका एज नहीं हो जाता, 60 साल नहीं हो जाते तब तक उनको पे करना होगा। और अगर स्पॉस भी यहाँ पे चाह रही है कि वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करे, तो टोटल कंट्रीब्यूशंस जो यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा दिया गया है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, वो यहाँ पे स्पॉस को पेड कर दिया जाएगा। तो स्पॉस कोई भी होते, मान लो कि यहाँ पे अगर वाइफ है, वो यहाँ पे इस स्कीम के तहत अगर कंट्रीब्यूट कर रही थी और वो उनकी डेथ हो जाती है, तो हस्बैंड उनके स्पॉस हो गए, उनको मिल जाएगा। अगर वो चाहते कि नहीं रेस्ट ऑफ द एज तक उनको कंट्रीब्यूट नहीं करना है, तो जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, उनकी वाइफ ने कंट्रीब्यूट किया था, उस हिसाब से जितना इंटरेस्ट बनता है उसके साथ पैसा यहाँ पे किसान को दे दिया जाएगा। डेथ आफ्टर द रिटायरमेंट डेट अगर देखें, यानी कि 60 ईयर्स के बाद अगर डेथ होता है, तो क्या होगा कि 50% तक जो पेंशन है ना, वो एज ए फैमिली पेंशन यहाँ पे स्पॉस को दे दिया जाएगा। इफ़ बोथ यानी कि फार्मर और उसके स्पॉस भी डेथ हो जाता है, तो फिर क्या होगा, जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो यहाँ पे पेंशन फंड में चला जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे और किसी को नहीं मिलेगा, यहाँ पे किसान के बच्चों को भी नहीं मिलेगा, उनके माता पिता को भी नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट वापस जो है पेंशन फंड में चला जाएगा। अगर देयर इज़ नो स्पॉस, मान लीजिए कि कोई सिंगल है, उनके स्पॉस ही नहीं है, तो क्या होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ये जो भी अगर नॉमिनी का नाम देंगे अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, किसी के भी, तो उनको यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी क्राइटेरिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि पेंशन फंड जो है वो मैनेज कौन कर रहे हैं। तो हमारे देश के जो आपको पता है कि सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उनके द्वारा ये मानधन योजना को चलाया जाएगा। इनरोलमेंट अगर आप लोग देखो तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करनी है ऑनलाइन भी, जो कि यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू किया जाएगा। साथ ही ग्रीवियंस रिड्रेसल भी है, अगर किन्हीं को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो कि LIC में भी है, बैंक में भी है और सरकार के साथ भी है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अभी देखिए 20 डेज़ बाकी है और CSAT की जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है हमारी चलती ही जा रही है डेली। तो अगर आप लोग को भी ज्वाइन करनी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी पे आप लोग जाकर पता कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज़ की क्या विज़न है। इसकी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें GS की हमारी कंप्लीट हो गई है, CSAT की हमारी डेली बेसिस पे वहाँ पे टेस्ट चल रही है। तो कुछ ना कुछ डेली आप लोग जो है अभी एंड मोमेंट पे CSAT को प्लीज़ मत छोड़िए। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली आपको 30-40 क्वेश्चंस जो है वहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप लोग किसी भी हालत में GS और CSAT ये दोनों को आराम से लेकर आप लोग चलो। नहीं हो पा रहा है, अगर लास्ट मोमेंट में भी आप लोग को अगर रिवीजन करनी है या फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। बाकायदा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है। अब देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि है कृष्णोत्ती योजना। यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर और इससे जो अलाइड सेक्टर्स है उसको डेवलप करना है हॉलिस्टिक और साइंटिफिक मैनर में। इससे क्या है कि यहाँ पे फार्मर्स की जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करना है। और ये कैसे इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और बेटर रिटर्न दिया जाएगा प्रोड्यूस के ऊपर, तभी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। साइलेंट फीचर्स देखें, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि बहुत बड़ी स्कीम है। और कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 2016-17 में। इसके तहत आप देखो, अम्ब्रेला स्कीम कहने का मतलब है कि बड़ी स्कीम होती है, इसके अंदर छोटी छोटी भी सब स्कीम्स होती है। तो 11 सब स्कीम्स आपको इसके तहत देखने को मिलेगा। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इट मीन्स कि जो भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ के लिए लाया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, जिसमें कि आपका नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम रखा गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो ऑयल पाम है उसको हम लोग मलेशिया और इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। बट इस बार याद रखिएगा कि हमारी जो टॉप इंपोर्टर है, पहले इंडोनेशिया थे, बट इस बार मलेशिया बीट कर दिया है। तो फर्स्ट नंबर पे मलेशिया, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है। तो बहुत ज़्यादातर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ को अब यहाँ पे कम करने के लिए हम लोग अपने देश में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इट मीन्स कि ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है जिससे कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ ये तीनों मेंटेन रहे। साथ ही सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल है। ये आप देख सकते हो, सब मिशन है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में, कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का उपयोग हो और मॉडर्नाइजेशन हो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये आप लोग देख सकते हो कि सारे स्कीम्स जो है ना वो यहाँ पे छोटे छोटे स्कीम्स है, जो कि हर एक तरीके से यहाँ पे लाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, तो एक्चुअली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है एयर पॉल्यूशन से। क्योंकि क्रॉप रेसिड्यू की जो प्रॉब्लम है वो आप लोग हर साल सुनते ही हो कि पंजाब हरियाणा में जिस तरीके से हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप रेसिड्यू को ओपन एयर में वो जला देते हैं, तो उससे इसको स्टबल बर्निंग कहते हैं। उसके कारण एयर पॉल्यूशन बहुत होती है। और अभी आप लोग देखोगे अक्टूबर मंथ में ये फिर से होगा और फिर से दीपावली के टाइम में कह दिया जाएगा कि हमें पटाखे नहीं जलाने हैं। तो इस तरीके की काम होती है, तो इसको रोकने के लिए ये स्कीम लाया गया है। अब इसी के साथ ये सारे जो सब स्कीम्स है, दीज आर नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग को देखना है तो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं एक बार,
बट यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोग को यहाँ पे लेसन दूँ। बट आप लोग देख सकते हो नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये एक एक करके आपका सारा है, ये सही है सॉरी, परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये डायरेक्ट आपका किससे लिंक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो एक्चुअली जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको प्रमोट करने के लिए लाया गया है और क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम होनी चाहिए। इट मीन्स कि जितनी भी हार्श क्लाइमेट हो, चाहे आप देखो साइक्लोन हो, चाहे फ्लड हो, चाहे ड्रॉट हो, हमारी जो फसल है ना वो फिर भी खड़े रहेगी, ऐसी यहाँ पे व्यवस्था करनी है। तो जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है फार्मर्स का वो यहाँ पे रिड्यूस करना है। और कैसे इसको कर सकते हैं? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को यहाँ पे हम लोग हैज़ार्डियस जो इनऑर्गेनिक केमिकल यूज़ करते हैं, जो किसानों को आप देखोगे कि भर भर के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी सॉइल की भी न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होती है, साथ ही हमारा इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होता है। तो ये भी काम नहीं करना है। साइलेंट फीचर्स आप लोग देख लो, यहाँ पे बेटर तरीके से समझ में आएगा। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का यहाँ पे सब कंपोनेंट है इस स्कीम के तहत। तो यहाँ पे क्लस्टर अप्रोच ली जा रही है, जिसमें कि 20 और मोर फार्मर्स जो है एक क्लस्टर में, जिनका 20 हेक्टेयर से लेकर 50 एकड़ लैंड तक का है, तो वो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ले सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे 50,000 पर हेक्टेयर टू फार्मर्स को यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 3 साल के लिए। एटलीस्ट 30% जो बजट एलोकेशन है वो यहाँ पे रखी गई है। साथ ही आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशंस दिया जा रहा है। एडॉप्शन है एग्रीकल्चर यहाँ पे ऑर्गेनिक विलेज का, जो कि मैन्योर मैनेजमेंट करेंगे और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग करेंगे, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही फंड शेयरिंग अगर हम लोग देखें तो फंडिंग पैटर्न जो है वो 60-40 है। 60% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये आपका प्लेन एरिया के लिए है, लेकिन यहाँ पे हिली एरिया और नॉर्थ ईस्ट के लिए 90:10 होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन है। तो एक्चुअली यहाँ पे आप लोग देखो कि एक क्रॉप कमोडिटी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक वैल्यू चेन और जो भी गैप है ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन में या फिर क्रॉप हार्वेस्टिंग में, तो ये सब की गैप को यहाँ पे कम किया जाएगा। प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे एम्पावर की जाएगी। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बट दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। या पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, ये आप लोग देखो कि एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि डोमेस्टिक जो ऑर्गेनिक मार्केट है उसको हम लोग को ग्रोथ करना है। ऑर्गेनिक हम लोग फार्मिंग तो अपने देश में कर रहे हैं। हमारे देश में पहला राज्य जो है वो सिक्किम है, जो कि वर्ल्ड में आप देखते हो कि ये पहली राज्य है जो कि ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग अपने देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मार्केट ग्रोथ को भी करना है, जिसके लिए पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम लाई गई है। इसमें स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए यहाँ पे इजी एक्सेस हो पाएगा कि वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस उनको मिल सके। साथ ही आप देखो कि ये क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव है जो कि लोकली रेलिवेंट भी है। और यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है, जिसमें प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, कंज्यूमर्स भी आते हैं, उनके पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थर्ड पार्टी जो सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है, इसकी फ्रेमवर्क से बाहर इसको रखा गया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम को, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो फॉर इंडिया, इस तरीके की इसकी लोगो है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो ऑफ फार्म जो एक्टिविटीज़ है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, तो यहाँ पे ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडिविजुअल फार्मर्स है या फिर ग्रुप ऑफ फार्मर्स है जो कि 5 मेंबर से अगर कम है यहाँ पे, तो इनके लिए ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्कीम देख लेते हैं एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। एक्चुअली एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है। यहाँ पे क्या है कि साइंटिफिक जो स्टोरेज कैपेसिटी है, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फसल जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे उगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास ना स्टोरेज कैपेसिटी है, ना वेयर हाउस है प्रॉपर। तो उसके लिए यहाँ पे लाया गया है, जिससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ हो पाएगी, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन हमारा प्रमोट हो पाएगा। तो ये सारा काम हो पाएगा जैसे ही हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर तरीके से क्रिएट करते हैं। 5 कॉम्पोनेंट रखा गया है, जिसको 2 इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक तो है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, दूसरा यहाँ पे आप देखो कि स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है। इसके बारे में अगर आप लोग समझो तो ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे 2 सब स्कीम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एग्री बिजनेस डेवलपमेंट जो कि वेंचर कैपिटल यहाँ पे असिस्टेंस के थ्रू होगा। चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, ये भी ध्यान रखना है। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ये इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। आप लोग अपना देख सकते हो अगर आप लोग को मन है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ही आप लोग को स्टडी करा पा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में वो सारे स्कीम्स भी इंक्लूडेड है ना जो कि बहुत पुराने हैं, तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है।
यूपीएससी के पास बहुत ऑप्शन है, नए नए इतने सारे स्कीम्स है, तो उससे क्यों ना पूछे, क्यों आपसे पुराना जाकर आपको टॉर्चर करे। तो वैसा काम वो लोग करते भी नहीं है। आइए रफ्तार के बारे में समझिए। हालांकि ये भी पुरानी है और हर साल आप पीटी 365 में रफ्तार देखोगे, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। क्योंकि रिनोमरेटिव अप्रोच है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन के लिए। इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कहते हैं। इसमें क्या है कि जो फार्मर्स के एफर्ट्स है ना, उसको स्ट्रेंथन करना है। और जो प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका हार्वेस्ट करने से पहले क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हार्वेस्ट करने के बाद क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे कि क्वालिटी इनपुट होनी चाहिए, अच्छी बीज होनी चाहिए, अच्छे फर्टिलाइजर्स होनी चाहिए, सॉइल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे इनपुट्स हो, स्टोरेज फैसिलिटी हो पोस्ट हार्वेस्ट, मार्केट फैसिलिटी हो, मार्केट तक सही तरीके से पहुँचे, और साथ ही साथ किसान को जो है उनकी बेटर रिटर्न मिल सके। साथ ही ऑटोनॉमी फ्लेक्सिबल है स्टेट को कि वो प्लान करे और इस स्कीम को एग्जीक्यूट करे। साथ ही वैल्यू चेन एडिशन लिंक्ड प्रोडक्शन मॉडल भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। जो भी रिस्क होते हैं फार्मर्स को, वो सब कम करना है और उनके एडिशनल इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। साथ ही हमारे यूथ को भी एम्पावर करनी है स्किल डेवलपमेंट करके, इनोवेशन करके, ठीक है। साइलेंट फीचर्स अगर रफ्तार की देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प के थ्रू ये आपका आगे बढ़ रहा है। रफ्तार की अगर बात करें तो फंड एलोकेशन, ये नॉर्थ ईस्टर्न में आप 90-10 देख सकते हो, और अदर प्लेन में ये 60-40 रहता है। ओके, रफ्तार की बात करें तो सब यहाँ पे स्पेशल सब स्कीम है नेशनल प्रायोरिटीज़ का, तो 20% यहाँ पे एनुअल आउटले है। थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान रखना है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये। जो इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ रुक के आपको स्पेशल तरीके से पढ़ा रही हूँ। येस, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो ये समझिए कि सॉइल हेल्थ यहाँ पे कार्ड जो है हर 1-2 साल में यहाँ पे सारे किसानों को दिया जाता है, और उनको बताया जाता है कि जिस मिट्टी में वो फसल उगा रहे हैं उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी कितनी है और किस हिसाब से उनको फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। तो ये सारा काम किया जाता है, उनकी मिट्टी को सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है और प्रॉपर उनको यहाँ पे बताया जाता है। और ये आप लोग देखो कि एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल स्टाफ जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डअप की जा रही है। एडिशनल इनकम जो है वो इंश्योर किया जाएगा किसानों को, और इल्ड भी इससे बढ़ेगा। इट मीन्स कि अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा सही है और फर्टिलाइज़र भी सही मात्रा में दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि फसल अच्छे होंगे। साइलेंट फीचर्स की अगर हम लोग थोड़ा बहुत बात कर ले तो सॉइल हेल्थ कार्ड है जिसमें कि 12 पैरामीटर्स में देखा जाता है। पोर्टल भी है, यहाँ फार्मर्स जो है अपने सॉइल सैंपल को ट्रैक कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मैन्योर रिकमेंड किया जाता है 6 क्रॉप के लिए। साथ ही अच्छा यहाँ पे आप लोग देखो, एक सेकेंड, मैक्रो न्यूट्रेंट में आपका NPK रेशियो होता है, माइक्रो न्यूट्रेंट में आप लोग का जिंक, आयरन, कॉपर ये सब होते हैं। सेकेंडरी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सल्फर है, और फिजिकल पैरामीटर आपका ये सब है। तो इस तरीके से आपका टोटल 12 पैरामीटर है, इसको भी ध्यान रखना है। डेवलपमेंट किया जाता है मॉडल विलेज का, और फार्मर्स को यहाँ पे असिस्टेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब सेटअप किया जा रहा है, ₹2500 पर हेक्टेयर यहाँ पे आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। सॉइल सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है इंडिविजुअल फार्म में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। PM आशा, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसका काम क्या है कि यहाँ पे जो किसानों की जिस हिसाब से प्राइस होती है, जितना वो इनपुट लगाते हैं अपने फसल को उगाने में, उतनी ही उनको आउटपुट मिले, तो सही तरीके का दाम लगाया जाए उनके प्रोडक्ट के लिए, क्रॉप के लिए। तो इसलिए ये आपका PM आशा लाया गया। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि ये अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है। इसके अंदर आपके छोटे छोटे स्कीम लाए गए, और जो MSP देने की बात की जाती है किसानों को कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। इट मीन्स कि मान लीजिए कि आलू अगर आप लोग मार्केट में देख रहे हो कि ₹10 पर केजी है, तो किसान यहाँ पे बोलती है कि अगर आपका फसल मार्केट में नहीं बिकेगा तो मैं इसको ₹2 पर केजी के हिसाब से खरीद लूँगा, यानी कि मिनिमम दाम इसका ₹2 है, इससे कम तो इनको नहीं मिलेगा। तो इसमें आप 3 देख सकते हो, एक तो है प्राइस सपोर्ट स्कीम है। इट मीन्स कि यहाँ पे पल्सेस, ऑयल सीड्स और जो कोपरा है, इसके लिए यहाँ पे जो फिजिकल प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो सेंट्रल नोडल एजेंसीज़ के द्वारा किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होगा। साथ ही आप देखो कि नाफेड, नाफेड के अलावा FCI भी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करेंगे प्राइस सपोर्ट स्कीम, यानी कि प्राइस को सपोर्ट करने के लिए जितनी यहाँ पे लागत लगी है उस हिसाब से किसानों को फ़ायदा हो। एक्सपेंडिचर और लॉसेज जो है वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। और सेकंड है यहाँ पे प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, यानी कि जो भी डेफिशिएंसी है उसके लिए कैसे यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे सारे जो ऑयल सीड्स है जिसमें कि MSP नोटिफाई किया गया है उसको कवर किया गया है। और इस स्कीम में आप देखो कोई भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्रॉप को प्रोक्योर नहीं किया जाएगा, जैसे कि फार्मर्स को यहाँ पे किया जाना है सेंटर के द्वारा। तो यहाँ पे मेनली आपका डेफिशिएंसी देखा जाएगा कि कितना MSP यहाँ पे आपका सेट किया गया है और इस हिसाब से कितना यहाँ पे सरकार के द्वारा पे किया गया है।
तो ये डिफिशियंसी देखने को मिलेगा कि कितना एमएसपी नोटिफाई किया गया है और कितना सरकार के द्वारा इसको कितना यहाँ पे सेल और जो मॉडल प्राइस है वो कितना यहाँ पे मार्केट में हो पाया है। तो इसके बीच में यानी कि एमएसपी क्या दिया गया, मान लीजिए कि जैसे अभी मैं पोटैटो का बताई तो 2 रुपीज़ यहाँ पे एमएसपी जो है ये सेट किया गया, लेकिन मार्केट में कितना ये बेचा गया, तो ये 20 रुपया तक बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घाटा कितना देखने को मिला, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो 18 रुपये का डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मार्केट में नहीं बिकता है और सरकार इस हिसाब से यहाँ पे किसान को एमएसपी के रेट पे अगर ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पे किसानों को कितने रुपीज़ का घाटा होगा, तो 18 रुपीज़ का होगा। तो ये डेफिशिएंसी है, इसको भी यहाँ पे पेमेंट करना है। पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकियस्ट स्कीम है, ये आप लोग देख सकते हो कि ऑयल सीड के लिए यहाँ पे रखा गया है। एक प्राइवेट प्लेयर्स भी है जो कि फसल को एमएसपी में प्रोक्योर कर सकते हैं। सरकार तो लेती ही है फसल को, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया गया है। जो मार्केट प्राइस यहाँ पे अगर एमएसपी से भी नीचे चला जाए, इट मीन्स कि इतनी ख़राब स्थिति हो जाए कि मार्केट प्राइस एमएसपी से भी नीचे चला जाए, तो फिर यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी कहा गया है कि ठीक है आप लोग भी यहाँ पे प्रोक्योर कर सकते हो। स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको भी ऑफर किया गया है कि या तो वो पीएसएस या फिर पीडीएस के थ्रू वो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट सीजन में वो चूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि प्राइस सपोर्ट स्कीम या फिर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के तहत वो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स को। ओनली वन स्कीम, या तो पीएसएस या तो पीडीपीएस जो है वो यहाँ पे आपका ऑपरेशनल होगा एक स्टेट में विद रिस्पेक्ट टू वन कमोडिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझो कि दोनों जो है ये आपका सब स्कीम्स है ना। एक्चुअली ये पीएम आशा बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत आपको ये 3 स्कीम देखने को मिलेगा। तो एक स्टेट में या तो ये आपका इम्प्लीमेंट होगा या तो ये इम्प्लीमेंट होगा ऑयल सीड को लेकर, दोनों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग युवा सहकार के साथ स्टार्ट करते हैं और जितना मैक्सिमम मेरे साथ हो पाएगा, मेरे से हो पाएगा, मैं आप लोग को ज़रूर हेल्प करूँगी। तो ये जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है ये डेली बेसिस में आपके पास पहुँच रही है, तो इसको ज़रूर एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आप लोग लगाइए, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है लास्ट 20 डेज़ में वो और बेटर हो सके। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।